तो बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी ईएमएफ के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और बैटरी ईएमएफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और हमने ये पढ़ लिया था कि व्हेन अ सेल acts as a source, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, ये बराबर होता है E माइनस आई आर। एंड when a cell acts as a load, तो उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है यानी V प्लस माइनस V माइनस, ये बराबर होता है E प्लस आई आर। ये कब है? जब सेल सोर्स की तरह से काम करे, और ये तब है जबकि सेल जो है वो लोड की तरह से काम। अच्छा, इस केस में सोर्स की तरह से काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड इसका एक जनरल फॉर्मूला V इंटू आई पढ़ चुके हैं हम लोग। V होता है टर्मिनल वोल्टेज, तो E माइनस आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई कर देंगे तो आ जाएगा E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर। और इधर अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम, क्योंकि लोड की तरह से काम कर रहा है, तो ये आएगा P इंटू आई क्या है E प्लस आई आर इंटू आई, दैट इज E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर। अब इसमें से ये जो E इंटू आई वाली टर्म है ना, E इंटू आई वाली टर्म क्या बता रही है? रेट एट विच केमिकल एनर्जी डिक्रीजेस, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ केमिकल एनर्जी, वो है E इंटू आई।
और यहाँ पर रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड। तो वो बराबर है E इंटू आई। अच्छा, दोनों ही केस में थर्मल एनर्जी तो डिसिपेट हो रही है ना। नोट दैट इन बोथ द केसेस whether the cell acts as a source or as a load, thermal energy is produced in the cell. Thermal energy is produced in the cell, and rate of production of thermal energy is equal to I square R। देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, सोर्स की तरह से काम हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन केमिकल एनर्जी की कन्वर्ट होने की रेट क्या है, E इंटू आई। इतनी रेट से केमिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसमें से आई स्क्वायर आर हीट सेल के अंदर ही प्रोड्यूस आ रही है। तो जो बची हुई है E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर, वो एक्सटर्नल को मिल पा रही है। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इतनी कर पा रहा है ऐसे। केमिकल एनर्जी इस रेट से डिक्रीज हो रही है, लेकिन इतना हीट सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो जा रहा है पर सेकेंड, तो बचा हुआ सिर्फ इतना है। और जब सेल लोड की तरह से काम हो कर रहा है, तो उस केस में क्या है, उस केस में जो एक्सटर्नल बॉडीज हैं, देखिए बच्चों, व्हेन सेल इज एक्टिंग एज अ लोड, तो इन दैट केस द एक्सटर्नल सर्किट इज सप्लाइंग electrical energy to the cell,
and the rate at which it supplies electrical energy is E into I plus I square R. That is the rate at which electrical energy is being supplied to the cell. E into I plus I square R. Now it has two components. The entire energy supplied to the cell, your entire electrical energy consumed by the cell per unit time is not getting converted into chemical energy. Chemical energy तो E इंटू आई रेट से ही कन्वर्ट हो पा रही है. बचा हुआ आई स्क्वायर आर जो है वो क्या है, वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है. बचा हुआ आई स्क्वायर आर जो है वो क्या हो रहा है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है. राइट. तो एक्स्ट्रा E इंटू आई रेट से तो उसको चाहिए ही चाहिए एनर्जी, क्योंकि उसके ईएमएफ के अगेंस्ट तो आपको E इंटू आई वर्क पर यूनिट टाइम करना पड़ेगा ही पड़ेगा जब उसको लोड की तरह से काम करवाना है. तो साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो आपको टोटल कितना सप्लाई करना पड़ेगा, E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर आर. और जब वो एनर्जी देगा बाहर वाले सर्किट को, तो उसकी खुद की एनर्जी E इंटू आई रेट से ही कम हो सकती है, और उसमें से भी आई स्क्वायर आर उसी के अंदर करंट फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. तो बाहर वाले सर्किट को कितना मिल पाएगा, E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर. तो आप ये मान सकते हो आई स्क्वायर आर जो है वो टैक्स की तरह से काम कर रहा है. आप कोई सामान खरीदोगे तब भी आप पे लगेगा, जब बेचोगे तब भी लगेगा. राइट. इट्स लाइक दैट. आर का वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगा. आर का वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगा. मतलब वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता आर पे कि सेल लोड की तरह से काम कर रहा है सोर्स की तरह से. तो दोनों केस में सेम ही रहता है बच्चों, है ना. आर सेम रहेगा. देखो वो किस पे डिपेंड करेगा, आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की विस्कोसिटी पे, उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड. ये पूरा नोट कर लिया बच्चों पेज अपन ने. नाउ consider the situation when we connect a wire of resistance capital R to a non-ideal cell. ये जब E कॉमा R में लिखता हूँ सेल के पास में, इसका मतलब क्या होता है, उस सेल का ईएमएफ E है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. तो हमें पता लगाना है फाइंड करंट rate of heat produced inside the battery
rate at which battery supplies electrical energy. ये चीजें अपने को पता करनी। करंट, rate of heat produced inside the cell, rate at which battery supplies electrical energy, rate at which chemical energy of cell is decreasing, ये सारी चीजें हमें पता करना। तो कैसे पता करेंगे बच्चों? देखो मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है। अब एक ही सेल है तो उसको सोर्स की तरह से काम करना ही पड़ेगा। सेल सोर्स की तरह से काम करेगा तो आई ऐसे फ्लो करेगा। अब देखो क्या है बेटे, ये पूरा प्लेन वायर है। इसका मतलब रेजिस्टर का जो राइट हैंड है, राइट एंड है, और बैटरी का जो राइट टर्मिनल है, दे आर एट सेम पोटेंशियल। इसको मैं वी ए कहूँ तो ये भी वी ए हो जाए, और इसको अगर बी बी कहूँ तो ये वाला भी बी बी। सोर्स की तरह से काम कर रहा है तो दोनों जगह पर वी ए माइनस वी माइनस वी इक्वेट कर सकता हूँ। बैटरी को देख करके अगर वी ए माइनस वी लिखूंगा तो ई माइनस आई आर आ जाएगा, और रेजिस्टर को देख करके वी ए माइनस वी लिखूंगा तो आई इंटू कैपिटल आर आ जाएगा। तो ई इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी, ई अपॉन, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों पहले पार्ट में? हाँ बिल्कुल जरूरी है बेटे, क्योंकि देखो क्या है, दीज आर आइडियल वायर्स। आइडियल वायर्स में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, राइट? तो अगर ये वाला पॉइंट किसी पोटेंशियल पे है तो ये जहां जहां तक आइडियल वायर जा रहा है वो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कर देगा। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, जहां जहां पर आइडियल वायर कनेक्टेड है वो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर देगा। IR is for potential difference across
रेजिस्टर, आई आर किसके लिए यूज होता है? फॉर रेजिस्टर। एंड ई माइनस आई आर किसके लिए यूज होता है? बैटरी एज अ सोर्स। देखो, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज होती है बेटे, अलग अलग नहीं होते हैं ये। टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होता है, ठीक है। सेल के लिए फॉर्मूला ई माइनस आई आर, और रेजिस्टर के लिए आई इंटू कैपिटल आर। अब क्या है? रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? आई स्क्वायर स्मॉल आर, यानी ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल। ये रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। रेट एट विच बैटरी सप्लाईज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी कितना रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है? तो E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर, है ना। तो क्या हो जाएगा? चाहो तो आई कॉमन ले लो आप। E माइनस आई आर इंटू आई,
E minus E upon R plus R into small r multiplied by I, that is E upon R. तो ये हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R। देखो यही चीज, ये जो थर्ड पार्ट में पूछा गया है ना, थर्ड पार्ट का ही आंसर आप आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर से भी निकाल सकते हो। आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर से भी निकाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखाया है मैंने, वैसे भी कर सकते थे आप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि जो बैटरी जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, उसी रेट से तो एक्सटर्नल रेजिस्टर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बैटरी किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है और रेजिस्टर किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और ये लोड। तो जो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है वही तो ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय सेल रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू rate of electrical energy supplied by cell is equal to rate of electrical energy consumed by capital, and which is same as rate of heat produced in capital R। ये तीनों चीजें सेम है कि नहीं? ये समझ लो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। देखो क्या है, E इंटू आई इज rate at which chemical energy of cell is decreasing। I square R is rate at which heat is produced in the cell। E into I minus I square R is the rate at which
electrical energy is supplied by cell and this is same as and which is same as I square into capital R. And this is equal to rate of heat produced in the external resistor. पूरा डिसिपेट कर देगा। देखो रेजिस्टर क्या है हमारे लिए, रेजिस्टर तो एक वायर ही तो है। व्हाट इज रेजिस्टर? वायर, तो वायर, वायर क्या उससे लाइट जल जाएगी या पंखा चल जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला है ना। हाँ, जैसे फैन भी लोड हो सकता है, ट्यूबलाइट भी लोड हो सकती है, तो उस केस में क्या होगा, पूरी की पूरी हीट की फॉर्म में डिसिपेट ना होकर के साउंड एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, आई अगर सिर्फ वायर है तब तो वो हीट ही हो जाएगा, है ना। और अगर वो बाकी और कोई डिवाइस है तो हीट, साउंड, इन सब का एडिशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सबके समझ में आ गई बात क्या है, पूरा मुद्दा क्या है। ओके, अब देखो इसमें एक टर्म और डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए सेल। एफिशिएंसी ऑफ ए सेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय सेल डिवाइडेड बाय rate of decrease of chemical energy। तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय सेल का क्या फॉर्मूला है, E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर, और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ केमिकल एनर्जी हो जाएगा E इंटू आई।
तो यहाँ से आप आई कॉमन लेकर के कैंसिल भी कर सकते हो, ई माइनस आई आर अपॉन ई ऐसा। आई को आप लिख सकते हो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई ई। तो ये ई से ई कैंसिल, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस, तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन आर प्लस, इसको कहेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, और इसमें देखो एफिशिएंसी अप्रोचेस, व्हेन कैपिटल आर अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये जो एफिशिएंसी है इसको ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1/1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। जब कैपिटल आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एफिशिएंसी विल अप्रोच 1। सर सारे टर्म्स ऑलमोस्ट सेम नहीं है, सारे टर्म्स से आपका क्या मतलब है बेटे? सारे टर्म्स का क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, देखो एफिशिएंसी क्या है? रेशो है, एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं है, एफिशिएंसी हैज नो यूनिट्स। जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाय जूल पर सेकंड, इन दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया चाहिए तो कैपिटल आर को बहुत बड़ा यूज करो, है ना। अब इसमें एक चीज और होती है, मैक्सिमम पावर सप्लाइड और मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम अ सेल ऑफ फिक्स्ड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर सप्लाइड और मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम अ सेल ऑफ फिक्स्ड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो बेटे, इनके कहने का मतलब क्या है?
ये एक सेल है जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड है और कैपिटल आर वेरिएबल। तो कितना मैक्सिमम पावर आउटपुट मैं इससे ले सकता हूँ? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? पावर आउटपुट का कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख दो। तो क्या पावर आउटपुट को आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर ऐसा लिख सकता हूँ? आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो पावर आउटपुट हो गया ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस स्मॉल आर का कैपिटल आर से डिवाइड कर दो उसको। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर इज कैपिटल आर प्लस 2 आर प्लस आर स्क्वायर बाई कैपिटल। पावर आउटपुट की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर बाई आर प्लस ये पावर आउटपुट ऐसा होता है। अब वी वांट टू मैक्सिमाइज पावर आउटपुट। पावर आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है। फॉर कैपिटल आर इक्वल टू 0, कैपिटल आर को अगर 0 रख दोगे तो पावर आउटपुट 0 हो जाएगा। फॉर कैपिटल आर टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑल्सो पावर आउटपुट विल बिकम 0। हमारे पास चॉइस तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टर को वेरी करने की ही है ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टर्स को बहुत कम रख दोगे तब भी पावर आउटपुट 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टर को बहुत ज्यादा रख दोगे तब भी पावर आउटपुट 0 हो जाएगा। तो किस वैल्यू के लिए पावर आउटपुट मैक्सिमाइज होगा? देखो न्यूमरेटर तो फिक्स है, डेनोमिनेटर को मिनिमाइज कर देते हैं। तो हम क्या करें, वेरिएबल हमारा कैपिटल आर है तो डी बाई डी आर ऑफ आर प्लस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस 2 आर ये 0 होना चाहिए। और ध्यान दो ये स्मॉल आर को फिक्स मान के कर रहे हैं। तो स्मॉल आर को फिक्स मान के कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। पहली टर्म आएगी कैपिटल आर, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। दूसरी टर्म आएगी स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाय आर स्क्वायर। तो माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर और 2 आर का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो 1 बराबर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी इसके कैपिटल। इसके लिए या कैपिटल आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी स्मॉल आर। एक ही बात है, लेकिन क्योंकि अपन कैपिटल आर पता करना चाहते हैं इसके लिए मैक्सिमम पावर आउटपुट है ना। तो इसका मतलब पावर आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? पावर आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, कैपिटल आर को स्मॉल आर रखो तो ई अपॉन 2 आर का होल स्क्वायर इंटू 2 आर। तो ये आ जाएगा इंटू आर, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 4। दिस इज द मैक्सिमम पावर वी कैन ड्रॉ फ्रॉम a particular cell, and to draw this maximum power हमें
कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर रखना पड़ेगा। कैपिटल आर को बहुत कम रखने से भी काम नहीं चलेगा, कैपिटल आर को बहुत ज्यादा रखने से भी काम नहीं चलेगा। यस यस यस। देखो एक बच्चा बोल रहा है सर इसको करने का एक छोटा मेथड भी हो सकता है। कैसे? आप पावर आउटपुट को सिंपली ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर ऐसा लिख लो। अब यहाँ पर ई और आर तो फिक्स है, आई वेरिएबल है। तो फॉर पावर आउटपुट टू बी मैक्सिमम डी बाई डी आई ऑफ पावर आउटपुट, इसको ही जीरो करते हैं अपन, आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो ई इंटू आई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई माइनस आई स्क्वायर आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू आई आर इक्वल टू जीरो। तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी? ई डिवाइडेड बाई टू आर। इस वैल्यू को यहाँ पर फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पावर आउटपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई इंटू ई बाई टू आर माइनस ई स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर इंटू आर। तो ऐसे भी आपके पास ई स्क्वायर बाई फोर आर आ जाएगा। हाँ प्रीवियस पेज दिखा रहे हैं। ऑल्टरनेट मेथड टू डिराइव। देखो बच्चों, है ना, और ये मैक्सिमम पावर आउटपुट आएगी कब? एक्सटर्नल रेजिस्टर शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टर। देखो एक चीज समझो, पावर का एक्सप्रेशन हमने लिखा था ई स्क्वायर आर अपॉन
आर प्लस आर का होल स्क्वायर, तो p इंटू आर स्क्वायर प्लस 2rr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो आ जाएगा p इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 2r माइनस ए स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, अगर हम ऐसे माने तो ये देखो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कैपिटल आर। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कैपिटल आर assuming ERPS constant। अब ठीक है ना, अब ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं। पहले मिस हो गया था मुझसे। भाई बस मैंने क्या किया, ये पावर आउटपुट में का जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में, इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ पावर आउटपुट, ये जो मेथड है पावर आउटपुट का, इस एक्सप्रेशन में मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी E/2r। आई का वैल्यू पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में, ये वाला E/2r, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल गया। हाँ, ये संडे को नहीं, इस संडे को नहीं होने वाला, इसके अगले संडे को। अच्छा, इस संडे को यूनिट टेस्ट होगा, उसके अगले संडे को एक्चुअल टेस्ट होगा। पिछले पिछले संडे को जो टेस्ट हुआ था वो कैसा हुआ, वो उसके क्वेश्चंस हुए। सर फिजिक्स का इजी था बहुत। अच्छा, ओके ओके। हाँ, वो क्या है, वो थोड़ा सा हमने ऐसे ही बनाया, इसलिए बनाया था कि ताकि कम से कम कुछ बच्चे क्या है, थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला वगैरह तो याद करो। नेक्स्ट संडे के टेस्ट में कौन सा आएगा फिजिक्स में? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सी मैंने डी सेक्शन तक करवाया, ABCD, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ABC और D, है ना। आज हम जैसे सी सेक्शन पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग सेक्शन सी, तो डी तक तो आसानी से। अब देखो ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैपिटल आर, quadratic equation in capital R, assuming ERPS constant। हाँ, quadratic equation in capital R assuming ERPS constant, मतलब
It means to obtain a given power P from a given cell, two values of capital R can be used. Two values of capital R. हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, है ना। प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, वो बात ठीक है तुम्हारी। तो बेसिकली अगर हम पावर आउटपुट वर्सेस एक्सटर्नल रजिस्टर का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अगर पावर वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ बनेंगे तो ऐसा है, फॉर ई कॉमा आर एस कैपिटल आर की वैल्यू 0 है तब भी पावर 0, कैपिटल आर इन्फिनिटी है तब भी पावर 0, है ना। इन जनरल कोई भी पावर चाहिए आपको तो दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर कैन एक्सेप्ट फॉर द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो कौन सी होगी, कैपिटल आर। उसके अलावा कोई और पावर है, पी मैक्स के अलावा कोई और पावर है तो दो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, R1 एंड R2, provided that power is of course less than the maximum power, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये R1 और R2 इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। R1 and R2 are roots of quadratic equation। कौन सी, पी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 2RP माइनस ई स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब अगर R1 और R2 इसके सॉल्यूशन है देखो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सम ऑफ रूट्स तो खैर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, C डिवाइडेड बाई A। C है पी आर स्क्वायर और A है P, तो ये R स्क्वायर के बराबर आ।
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ R1 एंड R2 are two resistors for which same power output is obtained from a cell of EMF E. ऐसा उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। जैसे देखो मान लो आपसे यूँ कहा जाए कि अ, एक सेल है 10 वोल्ट और 2 ओम का और ये कैपिटल आर है और ये 1। कैपिटल आर की वैल्यू पता लगानी है ताकि इस सेल का पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। तो क्या हो जाएगा, R+1 जो पावर कंज्यूम कर रहा है वही तो ये सेल सप्लाई कर रहा है, तो R+1 शुड बी इक्वल टू 2, यानी R कितना हो जाना चाहिए 1। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं ऐसे घुमा फिरा के पूछूं, फाइंड कैपिटल आर सो दैट find capital R so that power consumed by capital R is maximum. So that power consumed by capital R is maximum. अभी तो हमने कहा था सेल का पावर सप्लाई मैक्सिमम हो जाए, अब कैपिटल आर का पावर कंज्यूम मैक्सिमम हो जाए, तो कैसे करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंटली इस सर्किट को ऐसा मान सकते हैं कि 10 वोल्ट का सेल है और 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टर और उसके लगा हुआ है कैपिटल आर का एक्सटर्नल। अब देखो क्या होगा, ये सेल जो पावर सप्लाई करेगा वही कैपिटल आर को मिलेगा, तो मुझे इस सेल का पावर सप्लाई मैक्सिमम करना, तो कैपिटल आर 3 ओम के बराबर हो जाना चाहिए।
देखो बेटा ये वाला क्या है भाई, अल्टीमेटली होता क्या है देखो, अगर इस सर्किट में आई फ्लो करंट फ्लो होता, हाँ बस सॉल्यूशन इतना ही। यस, आप ऐसे देखो, अगर सर्किट में इस सर्किट में आई करंट फ्लो होता तो क्या होता, ये वाला सेल जो एनर्जी सप्लाई करता उसमें से आई स्क्वायर इंटू वन, आई स्क्वायर इंटू वन यहाँ चला जाता है ना, तो इसको कितना मिलता, ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस आई स्क्वायर इंटू आर वन, यही मिलता है इसको। तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख लूं ना, इसको ऐसे लिख लूं, ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर इंटू आर प्लस आर। और ये ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है एज इफ, ये ऐसा लग रहा है एज इफ मेरे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर प्लस आर, इसको आर वन बोल दिया, इसको R2। तो ये प्रॉब्लम हमारी ओरिजिनल वाले प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गई। मैंने इस 1 ओम को इसके साथ ही क्लब कर ली और मैंने मान लिया कि 10 वोल्ट और 3 ओम का सेल है और वो पावर सप्लाई कर रहा है, तो उसकी पावर आउटपुट मैक्सिमम करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टर को कितना करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 3 ओम। समझ में आई बात बच्चों आप सबको? सर अगर बैटरी पे 1 ओम को लगाते हैं तो सेम होता ना एग्जैक्ट? अभी थोड़ा अलग हो गया। हाँ मतलब देखो अलग तो है ही, लेकिन कैपिटल आर में से पावर निकालने के लिए सेम, कैपिटल आर में से पावर निकालने के, देखो तुम एक्सप्रेशन लिखो, है ना, देखो एक्सप्रेशन अपन लिखते हैं, पावर कंज्यूम्ड बाय कैपिटल आर, दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। और आई को क्या लिखूंगा, आई को लिखूंगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल, तो ये कैसा हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। इससे कंपैरिजन करो आप, इन दोनों का कंपैरिजन, तो इसमें मैक्सिमम कब होता है, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होता है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब कैपिटल आर 3 के बराबर। कंपेयर दिस। समझ में आई बात बच्चों आप सब? अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन लेकर के मैं तुम्हें घुमाता हूँ, देखना अभी लोग कैसे घूम जाओ। ये 10 वोल्ट है, ये R है, और
में दिया हुआ है, ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का। फाइंड आर so that power output of battery is max. Find R so that power output of battery is maximum. क्या आंसर आएगा इसमें? जल्दी से बताओ। 3 मत बता देना आंसर। अरे कई लोगों ने 3 बता दिया। फंस गए ना जाल में। इसका आंसर होगा स्मॉल r should be 0. तो पावर आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखो, क्या हो जाएगा? E अपॉन r प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3, तो हो गया E अपॉन r प्लस 3 का ये पावर आउटपुट है। बोलो अब स्मॉल r को कितना रखना कि पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाए? क्या स्मॉल r को 0 रखने से मैक्सिमम हो जाए? और पावर आउटपुट टू मैक्सिमम स्मॉल r मस्ट बी है ना? देखो सीधी सी बात है भाई, क्या कि वो जो हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टर, वो तब बोलते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी करवा, है ना? वो कब बोलते हैं? जब इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स हो और क्या वेरी करा रहे हो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी करा। यहाँ पे तो आपके पास चॉइस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को ही वेरी करना है। तो इसलिए आंसर इसका कितना आ जाएगा? अब क्लियर है सबके? अब
देखो बच्चों क्या है, और थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज लेते हैं जो कि होते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको केसीएल नाम से भी जानते हैं, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज। ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो जैसे आपसे कहा जाए कि ये कई सारी ब्रांचेस हैं एक सर्किट। इधर से करंट आ रहा है I1, उधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा है I3, इधर से जा रहा है I4। तो हम क्या लिखेंगे, एट एनी जंक्शन और नोड आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, समेशन ऑफ I इनपुट इज इक्वल टू समेशन ऑफ I आउटपुट। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये करंट आया और I4 गया। आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी जगह पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। जैसे मान लो यहाँ से चार्ज करंट ज्यादा आता और जाता कम, I4 मान लो I1 प्लस I2 प्लस I3 से कम होता, तो इस नोड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जाता। अब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जाता तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता, I2 I1 I3 को कम कर देता और I4 को बढ़ा देता। ये इक्वेशन फाइनली आती है। ठीक है, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक सर्किट में कोई लूप बनता है और उस लूप में कई सारे डिवाइसेस, उस लूप में कई सारे डिवाइसेस, तो क्या हम कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन दैट लूप इज in a closed path
in an electrical circuit. Net potential drop is equal to 0. नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, 0। मतलब जैसे मान लो कि ये पहला डिवाइस है, इसमें यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल और मैग्नीट्यूड V1, इसमें इधर लो है इधर हाई, मैग्नीट्यूड V2 है, इसमें भी यहाँ लो है इधर हाई, मैग्नीट्यूड V3 है, इसमें यहाँ हाई है यहाँ लो है, मैग्नीट्यूड V4 है। तो क्या होगा, जैसे मान लो आप ए पॉइंट पे, तो ए से बी गए, यू मूव फ्रॉम ए टू बी, तो क्या होगा, V1 पोटेंशियल कम हो जाएगा, V1 पोटेंशियल कम लिखेंगे माइनस V1, है ना। V1 पोटेंशियल कम हो जाएगा तो लिख देंगे कितना, माइनस V1। फिर B से C आए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो, तो V2 पोटेंशियल बढ़ गया तो लिख देंगे प्लस V2। फिर C से D गए, तो फिर वापस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं और V3 बढ़ गया तो प्लस V3, और D से A गए तो माइनस V4 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आती है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ केवीएल। मतलब एक क्लोज लूप में चल के आप वापस आ जाते हो तो क्या है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं होता, क्योंकि बेसिकली देयर आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ऑल अराउंड। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्लोज्ड पाथ में कोई नेट वर्क डन नहीं होता। ये एक तरीके का एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे देखो क्या है, मान लो एक सर्किट है उसमें कई सारी बैटरी। हेलो सर। हाँ बेटे, सर डाउट है, जरा लास्ट पेज पे जाइए। क्या क्या बोल रहे हो, सर डाउट है, जरा लास्ट पेज दिखाओ ना। लास्ट पेज दिखाऊं? हाँ सर। हाँ हाँ, एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ बोलो। सर इसमें अगर V2 को इन्वर्ट कर दे और V3 को भी इन्वर्ट कर दे, मतलब सारे रेसिस्टर्स को फर्स्ट प्लस देन माइनस की अरेंजमेंट से रख देंगे तो क्या? हाँ तब भी यही इक्वेशन लिखेंगे। सर पर फिर तो टोटल ड्रॉप V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाए। तो मतलब तो किसी उसमें भी क्या होगा कि इसका ड्रॉप इन। मतलब कुछ में V1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कुछ कुछ V की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सर पर जब पहले अगर पॉजिटिव है देन नेगेटिव है तो नेगेटिव कैसे आ सकती है उसकी वैल्यू? भाई इसका मतलब आपने अज्यूम गलत किया है,
ये लॉ यही कहता है, क्या कहता है कि भाई क्या होगा, कुछ डिवाइसेस के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कुछ डिवाइसेस के अक्रॉस डेफिनेटली कम हो रहा होगा। सबके अक्रॉस कम नहीं हो सकता, सबके अक्रॉस बढ़ नहीं सकता एक लूप में। कुछ डिवाइसेस के अक्रॉस बढ़ रहा होगा तो कुछ डिवाइसेस के अक्रॉस कम हो ही रहा होगा, ठीक है है ना। मतलब ऐसा हो रहा होगा कि कुछ रजिस्टर में क्लॉक, भाई तुम ऐसे समझो कि मान लो सर्किट में एक ही लूप है और सब लूप में सिर्फ रजिस्टर ही रजिस्टर है ना। तो क्या उन रजिस्टर में से कुछ करंट फ्लो कर पाएगा? कोई तो बैटरी चाहिए ना। तो सब में ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। अपने आप वैल्यू किसी ना किसी में, एक में या दो में नेगेटिव आ जाएगी, या बाकियों में नेगेटिव है तो एक दो में पॉजिटिव आ जाएगी। समझ में आई बात? हाँ जैसे देखो, ऐसे मान लो ये एक बैटरी है 2 वोल्ट की, ये है 3 वोल्ट की, ये है 1 वोल्ट और 1 ओम की, है ना। और ये रेजिस्टर है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये 4 ओम, ऐसे। तो कोई हमको बोल रहा है कि इस सर्किट में करंट बताओ कितना फ्लो करेगा, फाइंड करंट इन दिस सर्किट। अब पहला डाउट तो अपने मन में ये आता है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, जैसे ये दोनों बैटरीज जो हैं, ये दोनों बैटरीज तो क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रही है, और ये वाली बैटरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाने की फ्लो कर रही है। अब इनका ईएमएफ ज्यादा है तो यही डोमिनेट करेंगी, तो और अगर नहीं कर रही होंगी तो बाद में हमारी आई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अभी तो अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं लेट द करंट इन द सर्किट बी आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट द करंट इन द सर्किट बी आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बार हमें रफ कैलकुलेशन करके तो लग रहा है कि क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज मान लेते हैं। अगर वाकई में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, हम ऐसा करें कि अब केवीएल लगा देते हैं इस सर्किट। लेकिन केवीएल लगाने से पहले हम क्या करें, जो मैंने आई करंट माना है उसके हिसाब से हर डिवाइस के अक्रॉस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मार्क कर लेता हूँ, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाता हूँ तो वो भी लिख लेता हूँ। करंट मैंने मान लिया है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों। है ना। अब किस पॉइंट से चालू करें, मान लो यहां से चालू कर देते हैं, ए से बी जा रहे हैं। देखो ये बैटरी, बैटरी का तो फिक्स होता है, जो छोटी लाइन है वो लो पोटेंशियल पे, बड़ी लाइन हाई पोटेंशियल, फिर वापस से इधर लो पोटेंशियल इधर हाई पोटेंशियल। रेजिस्टर का भी फिक्स होता है, करंट की डायरेक्ट करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। इस बैटरी का भी फिक्स है, बड़ी लाइन हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन लो पोटेंशियल। रेजिस्टर का भी फिक्स है, करंट हाई पोटेंशियल से एंटर करेगा, लो पोटेंशियल से बाहर निकलेगा।
यहाँ भी हाई पोटेंशियल से एंटर करेगा, लो पोटेंशियल से बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं, इस सर्किट में केवीएल अप्लाई कर दो। तो ए से चालू किया, अब ए से बी गए तो 2 वोल्ट बढ़ गया, तो लिख देंगे +2। फिर बी से सी गए तो फिर 3 वोल्ट बढ़ गया, तो लिख देंगे +3। लेकिन फिर सी से डी गए तो क्या हो गया, कम हो रहा है, माइनस। कितना कम हो गया, IR, है ना, रेजिस्टर में ड्रॉप IR आता है, तो I × 2। फिर डी से ई गए तो कम हो गया, कितना कम हो गया, देखो ये सेल है और लोड की तरह से काम कर रहा है, तो E + IR। ये चीज समझ में आई बच्चों, ये वाला पार्ट कैसे लिखा मैंने, बड़ी लाइन से छोटी लाइन जा रहा है तो माइनस साइन आ गया, और क्योंकि सेल है, लोड की तरह से काम आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड E + IR लिख। फिर ई से, ये ई है, ये पॉइंट अगर ई है तो यहाँ पे ई है ना, आइडियल वायर में तो कोई ड्रॉप आता नहीं। फिर ई से एफ गए तो वापस से कम हो गया, कितना कम हो गया, IR, तो I × 3। फिर एफ से, यहाँ तक एफ ही लिख दो, एफ से ए गए तो फिर कम हो गया, -I × 4। ये पूरा 0 के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 -1, तो 2 और 3 5, 5 में से 1 गया तो 4, और क्या आ रहा है, -2I, -I, -3I, -4I = 0। तो 4 = 10I, I = 0.4 एम्पियर। ये ऐसा आ जाएगा। सर क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? ओके, देख लो एक बार पिछला पेज कैसे लिखा है मैंने। ये मैंने क्या अप्लाई किया है, ये मैंने अप्लाई किया है KVL, है ना। एक लूप लिया, लूप में करंट मान लिया, ठीक है, करंट के हिसाब से, और हर डिवाइस का अपना एक नेचर है, उसको ध्यान में रखते हुए हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मार्क कर लिए, ठीक है। सेल में हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मार्क करना बहुत आसान है। कैसे, सेल में बड़ी लाइन मतलब हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन मतलब लो पोटेंशियल, और रेजिस्टर में करंट एंटर हाई पोटेंशियल से करता है और बाहर लो पोटेंशियल से निकलता है। ये बात समझ में आई मुझे?
देखो रेजिस्टर तो हमेशा लोड ही 1+i/1 वाला वापस रिपीट कर दो। देखो क्या है, एक सेल में से ये सेल ई ईएमएफ और आर इंटरनल रेजिस्टेंस का, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा। और कितना ड्रॉप आता है, E+IR आता है कि नहीं आता, सेल एज ए लोड। अरे भाई तुम देखो ना, बड़ी लाइन मतलब, लंबी लाइन मतलब हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन मतलब लो पोटेंशियल। सेल के लिए बड़ी लाइन मतलब हाई पोटेंशियल, छोटी लाइन मतलब लो पोटेंशियल। तो पहले दो सेल में जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पहले दो सेल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो पहले दो सेल में छोटी लाइन से बड़ी लाइन, फिर वापस छोटी लाइन से बड़ी लाइन, और तीसरे वाले सेल में बड़ी लाइन से छोटी लाइन, है ना। तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव से। आई बात समझ में भाई? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब आप लोग पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का ABC सेक्शन कर सकते हो बच्चों, है ना। यू कैन सॉल्व सेक्शन ABC। उसके जीरो किसको लिया बेटे, जीरो किसी को नहीं लिया मैंने। मैं पोटेंशियल ड्रॉप ही लिख रहा हूँ सीधे। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग, हाँ हाँ हाँ, लास्ट टू लास्ट टेस्ट का पेपर भी डिस्कस करना है हमको। हाँ तो करेंगे, कर लेंगे अगली क्लास में। ऐसा करते हैं, दो पेपर हुए होंगे ना, पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 कर लेते हैं अगली क्लास में, है ना। लेकिन ये शीट के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना चालू कर दो आप, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इजी चैप्टर, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। So if you do not practice, you will not be able to score good in current electricity. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ABC सेक्शन उसका अभी से। ओके ओके, करेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे सारे। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।